हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लास 11th में अब तक हमें ये रियलाइज हो गया होगा कि क्लास 11th को हमने शुरुआत में जितना आसान समझा था वो उतना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं क्लास 11th में। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करना चाहूंगा कि बचे हुए टाइम में हम कैसे अपनी इन स्ट्रगल्स को ओवरकम कर सकते हैं और कैसे क्लास 11th को और ज्यादा अपने आगे आने वाले टाइम के लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं। और एक बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि इस क्लास 11 के बाद क्लास 12 आने वाला है, फिर से आपको एक बार और बोर्ड्स देने होंगे और बोर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम हमें देना होगा। तो अब ये स्ट्रगल्स जो हम फेस कर रहे हैं, कैसे हम इसे अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज के लेक्चर में आपको, आज के वीडियो में आपको ये बात बताना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो एक पॉइंट समझो, हम सब में ना एक कॉमन बात जरूर होती है, आप में भी है, मेरे में भी है ये बात, कि हम सब मिस्टेक्स करते हैं। जब मैं क्लास 11 में था तो मैंने भी ऐसी ही कॉमन मिस्टेक्स करी थी। और पिछले 8-9 सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं, हर बैच में मैं देखता हूं कि यही मिस्टेक्स कई बार बच्चे रेगुलरली रिपीट करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको काफी सही हद तक ये बता सकता हूं कि हम क्या मिस्टेक्स ऐसी कर रहे हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं क्लास 11 में। और अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर ले और उन पे वर्क करने लगे तो डेफिनेटली हम अच्छे से अपने बचे हुए टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके क्लास 11 तो अच्छे से निकाल ही देंगे। बट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये बात हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर बचे हुए टाइम का यूटिलाइज करके हम क्लास 12th में इतनी फ्रेश स्टार्ट, इतनी बेटर स्टार्ट ले लेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और अगर पर्टिकुलरली हमारा एम है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, वो भी कर पाएंगे। तो मैं आज आपको वही कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो कॉमन मिस्टेक्स हमसे हुई हैं बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, और मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो कई बार एज ए स्टूडेंट हम करते हैं, वो है क्लास 11 में होता क्या है, क्लास 10 में हमारे 90+% आए होते हैं बोर्ड्स में। तो हमें ऐसा लगता है कि अब क्लास 11 तो हम आराम से निकाल ही लेंगे, हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता है बोर्ड्स में इतने अच्छे नंबर आने की वजह से। लेकिन जैसे हम क्लास 11 में जाते हैं, जो इतना ह्यूमंगस सिलेबस है और इतना ज्यादा प्रेशर होता है स्कूल्स का, कोचिंग्स का, हम उस प्रेशर के अंदर कोलैप्स होने लगते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं और सही से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कई बार रीजन होता है बिना किसी गोल के कोई स्टडी करना, गोल ओरिएंटेड स्टडी हम नहीं कर रहे होते हैं। और गोल ओरिएंटेड स्टडी ना करने की वजह से हम किसी एक प्रॉपर पाथ को फॉलो नहीं कर पाते कि हमें इस पाथ को ही फॉलो करना है, और लगातार हम डगमगाते रहते हैं और लगातार फंबल्स होते रहते हैं पूरे के पूरी जर्नी के दौरान। आप रियलाइज करो, आपने भी, आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने अगर कोई गोल नहीं बनाया है क्लास 11 के लिए या क्लास 12 के लिए, तो आप रियलाइज कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली मेरे बच्चे हमारे सामने आ जाते हैं। और जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो हमसे एक दूसरी मिस्टेक हो जाती है कि हम बहुत ही अनस्टेबल और रिस्की डिसीजन ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे इस टाइम तक तो ये डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं भाई, हमें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। मतलब ये चेन ऑफ मिस्टेक्स है जो एक के बाद एक फॉलो लगती है। सबसे पहले हम ये मिस्टेक कर लेते हैं कि हम कोई गोल ओरिएंटेड स्टडी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर पाथ से बार बार डेविएट होते रहते हैं। जब आपका गोल सेट होता है ना कि आपको उस जगह पे जाना है, उस रास्ते पे जाना है, तो आप प्रॉपर वे में उसको फॉलो करते हुए जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर से निकले और आपको पता है कि आज आपको कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने, तो आपको पता है कि आपको उस जगह पे पहुंचना है, तो आप प्रॉपर रास्तों को फॉलो करते जाओगे। और अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम भी मिलेगा तो आपको डाइवर्जेंस पता होंगे कि हम इस डायरेक्शन में जाकर वहां तक पहुंच सकते हैं। यही चीज आप एक बात समझिए, अगर आप क्लास 11-12 में बिना गोल ओरिएंटेड स्टडी करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता आपको जाना कहां है। तो इस वजह से जब आप डाइवर्ट होते हैं अपने प्रिपरेशन में, तो आपको पता ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाकर हम वापस से सही रूटीन पर जा सकते हैं। और इसकी वजह से जब हमसे इस तरह की गड़बड़ होती है तो हमसे फॉलो अप एक और मिस्टेक हो जाती है, हम बहुत ज्यादा अनस्टेबल और रिस्की डिसीजन ले लेते हैं। जैसे इस टाइम तक बहुत सारे बच्चे ये मानने लगते हैं कि भाई अब देखो, जो होगा देखा जाएगा, हम 11 तो जैसे तैसे निकाल लेंगे, कुछ तो रट्टा मार लेंगे, कुछ तो जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता चल जाएंगे, कुछ और चीजें हैं जो हम रट्टा मारते हुए चलते चले जाएंगे और किसी ना किसी तरह से 11 निकाल लेंगे। और कई बार बच्चे तो पूरा का पूरा अपने ऊपर ये प्रेशर ले लेते हैं और सेल्फ स्टडी मोड में चले जाते हैं कि हम इधर उधर से सब जगह से पढ़ाई कर लेंगे। और इस सीक्वेंस में हमसे हो जाती है एक और थर्ड मिस्टेक, वो हो जाती है लैक ऑफ गाइडेंस।
देखो मेरे बच्चे, आप रियलाइज करो कि आपसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। ये लगातार जो आप स्ट्रगल महसूस कर रहे हो उसके पीछे प्राइमरी रीजन होता है अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई ना कर पाना। और यहां पर आइडेंटिफिकेशन करने में और उसकी रेमेडी निकालने में एक पर्टिकुलर मेंटर आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि आप यहां पर मिस्टेक कर रहे हो, आराम से इस चीज पे पहले काम करो, इस चीज को सुधार लोगे तो इसके बाद आप इस चीज पे काम करोगे, फिर इस चीज को सुधार लोगे तो इस चीज पे काम करोगे, एंड इस चीज को सुधार लोगे तो इस चीज पे काम करोगे। तो इसीलिए हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं छोड़नी होती है। और कई बार बच्चे, मैंने इस टाइम तक देखा होता है कि अपनी प्रॉपर गाइडेंस को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो सारा प्रेशर अपने ऊपर ले जाते हैं कि हम अब बचे हुए टाइम में खुद सब कुछ कर लेंगे। तो ये देख रहे हो, आप रियलाइज कर रहे हो कि चेन ऑफ मिस्टेक्स होने लगती है। तो इन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो गोल ओरिएंटेड स्टडी हमें स्टार्ट करनी है कि बचा हुआ जो टाइम है उसे इस तरह से प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है कि हम हमारा 11th बेटर निकले और इसके साथ साथ क्लास 12th में भी हम ज्यादा बेटर कनेक्शन में ढाल पाए। दूसरा, इसके बाद हमें काम करना है कि अनस्टेबल और रिस्की डिसीजन भाई कम से कम लेने हैं, बल्कि कोशिश करना है लेने ही नहीं है। और ये सारी चीजें आप कर सकते हो एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर। ठीक है, आप जिस भी मेंटर को चूज कर रहे हो, अपनी अपनी प्रॉब्लम जाके उन्हें बताइए, धीरे धीरे उनके साथ काम करना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली आप बचे हुए जो 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, उनमें आप अपने अंदर बहुत बेटर चेंज पाओगे और क्लास 12th में ज्यादा बेटर स्टार्ट ले पाओगे। क्योंकि याद रखना, क्लास 12th में फिर से हमारे पास बोर्ड है और सबसे जरूरी कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम हमें क्लियर करना है। तो ये चीज याद रखिएगा। और एक और बहुत कॉमन मिस्टेक, जब हम इस तरह के अनस्टेबल डिसीजन लेते हैं, इनमें एक और अनस्टेबल डिसीजन ये हमारे साथ होता है कि हम मॉब मेंटालिटी को फॉलो करने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा हम अपने फ्रेंड से इंफ्लुएंस होने लगते हैं बिना अपना कोई रैशनल थॉट डाले। हमारा फ्रेंड ये बोलता है कि यार यार देखो मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, या 2-4 फ्रेंड बोलते हैं मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, हम सब लोग ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये करने वाले हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार हम भी वही करें, बिना ये सोचे समझे कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमारे फ्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से डिफरेंट है। हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे फ्रेंड के सर्कमस्टांसेस से अलग हो सकते हैं और हम उसके साथ वो चीज फॉलो करने लग जाते हैं बिना कोई थॉट डाले। तो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है मेरे बच्चे, जो हम लोग ये कर देते हैं। और आपको एक फैक्ट बताऊं, जितना ज्यादा आप अपने पर्सनल थॉट्स डाल सकते हो अपने आप को इंप्रूव करने में, ट्रस्ट मी, आप उतना ही ज्यादा बेटर हो जाते हो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगर आप दूसरों से इंस्पायर होते रहोगे बार बार या दूसरे से इन्फ्लुएंस होते रहोगे तो आप खुद कभी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये बात याद रखना, आप अपना थॉट डालिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है और उनके क्या रेक्टिफिकेशन है। और इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूं, आपको प्रॉपर गाइडेंस की हमेशा जरूरत रहती है। अपने किसी मेंटर से जाकर जरूर ये डिस्कशन करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी, जो मैं ऐसा मानता हूं कि लास्ट पॉइंट जो होगा अपने लिए, वो ये कि इस पूरे दौरान हमने जब क्लास 11 को पढ़ रहे होते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो कई बार हम अपनी कमियों को ढूंढ ही नहीं पाते। देखो क्लास 10th में ना, एक बात बता दूं, सिलेबस इतना कम होता है कि चीजें अगर आपने थोड़ा सा मगअप भी करी हुई हैं तो भी आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो। बट क्लास 11-12 में इसके बिल्कुल इतर हमें चीजों को बहुत डिटेल में समझना होता है। सिलेबस बहुत वास्ट है और सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मतलब अगर आप रियलाइज करो, क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है जिसमें कई सारी केमिकल रिएक्शंस डेफिनेशंस हमें याद करनी होती है, उसी के इतर क्लास 11-12 में हमें बहुत सारी केमिस्ट्री समझनी भी पड़ती है। और जब पहली बार ऐसा होता है तो कई बार हम केमिस्ट्री से नफरत करने लगते हैं कि यार पहले तो बड़ी आसान सी थी, बस हम जहां पहले 10th क्लास में बहुत गरियाते थे केमिस्ट्री को कि रटना है रटना है रटना है, अब रियलाइज हो रहा है कि वो तो ज्यादा ईजी था, अब ये तो और डिफिकल्ट हो गया है। और हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें हमारी खुद की कमी कहां पर है। और जब हम अपनी कमियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हम उन पे काम भी नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाओगे तो ट्रस्ट में ऐसा ही स्ट्रगल हम क्लास 12th में भी फेस करते रहेंगे। तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कमियां क्या हो सकती हैं? हो सकता है हम बहुत ज्यादा फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये कमी है, तो इस पे काम करना है। अगर आपको लग रहा है आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत पुअर हैं, ठीक है, अब आपने रियलाइज कर लिया होगा कि फिजिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपने रियलाइज करा होगा वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या मैथ्स के कई सारे फॉर्मुले आपको पता है बट जब ट्रिगो के फॉर्मुले आते हैं या सीक्वेंस सीरीज के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो हम उन फॉर्मुलास को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। और कई बार इसके पीछे रीजन ये होता है कि हम क्वेश्चन को ही प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कमी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पुअर है, एनालिटिकल स्किल्स पुअर है, सिली मिस्टेक ज्यादा होती हैं।
अगर आप इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इन पे काम नहीं करोगे, तो आप तब भी बचे हुए टाइम में भी स्ट्रगल करते ही रहोगे। तो इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करिए। देखिए, लेट मी टेल यू आपको कैसे काम करना है। जिस तरह से हमारे एंड्रॉइड और आईओएस के हमेशा हर साल नए वर्जन आते रहते हैं, इसी तरह से आपको अपने नए वर्जन पे काम करना है। ठीक है, आपका अपना वर्जन 2.0, 2.3.0, 4.0, आपको नया वर्जन अपडेट करता रहना अपना। कैसे? आपने जो भी मिस्टेक्स करी है उनको रिकॉग्नाइज करके उन पे काम करना स्टार्ट करो। अगर आपका फोकस बहुत जल्दी मिस होता है क्लासरूम के अंदर, मतलब 1 घंटे का लेक्चर है और आपको रियलाइज नहीं हो रहा, आप ऑलमोस्ट आधे घंटे का लेक्चर मिस कर दे रहे हो अपने फ्रेंड से बात करते हुए या कुछ करते हुए, तो इस चीज पे फोकस करो कि भाई हमें ये इंप्रूव करना है, हमें क्लास में ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है। इस चीज पे काम करो। जैसे जैसे इस पे काम करने लगोगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको होने लगेगा, नई चीजें आपको पता चलने लगेंगी, दिमाग में बैठने लगेंगी। ऐसे ही अगर आपकी रीडिंग स्किल्स थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, तो उन पे काम करना स्टार्ट करो। न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो। अपने आप को अपडेट करते हुए चलो, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हुए। और इसमें आपके मेंटर्स आपकी हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे। मैं तो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठा ही हूं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो क्लास 11 में बहुत कॉमनली हमसे हो जाती हैं, बिना ये जाने के हम ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। और मुझे कैसे पता? क्योंकि भाई मैं भी क्लास 11 में बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट टाइप ही था और मैंने ये सारी मिस्टेक्स करी थी। तो बाद में मैंने कहा ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको अपना थॉट डालना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। जितना ज्यादा आप अपने पर्सनल थॉट्स डालोगे अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, उतना ज्यादा आसानी से आप प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर पाओगे। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, जरूरी नहीं आपके फ्रेंड भी सेम प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हो। तो अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लोगे, तो कई बार ये डिसीजन आपके बेनिफिट में नहीं होंगे। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब सबसे जरूरी बात आती है, बचे हुए टाइम में हम यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो आपको फैक्ट बताता हूं। देखो, अभी केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें, तो केमिस्ट्री में मेजरली आप लोग, मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या तो आपके स्कूल कोचिंग्स में स्टार्ट हो चुका होगा या स्टार्ट होने वाला होगा। लेट मी टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये फाउंडेशन है। और अगर आपको ना पता हो, तो क्लास 12th का एनसीईआरटी का जो पूरा सेकंड बुक है, पूरी की पूरी सेकंड बुक, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। ऑलमोस्ट 7-8 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। तो ये जो 11th क्लास में हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ये फाउंडेशन की तरह काम करती है। अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो यकीन मानिए, जो क्लास 12th की केमिस्ट्री की सेकंड पूरी बुक है, यानी लगभग लगभग 7 to 8 चैप्टर्स, वो आप बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेम चीज फिजिक्स के बारे में मैं बताता हूं। फिजिक्स में अगर हमें काम करना है, तो फिजिक्स में जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है, काइनामेटिक्स है, वेक्टर्स है, ठीक है, जो आपने पढ़े हुए हैं, अगर आपको ये फंबल करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, तो इन पे ज्यादा काम करो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे ज्यादा काम करो। और जो आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आप अभी पढ़ने वाले होंगे स्कूल में, अभी आपके पास ऑसिलेशंस आएंगे, वेव्स आएंगी, इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि आपको एक बात बताता हूं, ये जो वेव टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में, पूरा का पूरा इसी वेव से दो टॉपिक बहुत ज्यादा कोरिलेट होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला है हमारा वेव ऑप्टिक्स। बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है ये उन दोनों टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। तो अगर आपने आने वाले टाइम में वेव पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरे बच्चे कई बार गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोगों ने वेव टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया, तो वेव टॉपिक पर अगर वेव टॉपिक आपने मिस कर दिया, तो वेव ऑप्टिक्स मिस हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स के बाद जो हमारा एक और टॉपिक है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स मिस हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स के साथ साथ हमारा जो एक और पर्टिकुलर टॉपिक है, जो मैंने बताया अल्टरनेटिंग करंट, वो भी हमसे मिस हो सकता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये हमसे गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे मैथ में सीक्वेंस सीरीज हो गया, ऐसे फाउंडेशन टॉपिक, सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, रिलेशन फंक्शन जो आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होता है, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, ट्रिग्नोमेट्री। और आने वाले टाइम में आप जो टॉपिक पढ़ोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स दरअसल में बहुत ज्यादा फाउंडेशन स्टार्ट करता है आपका कैलकुलस का। तो इससे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि क्लास 12th में जैसे ही जाओगे, तो कैलकुलस के कम से कम देयर आर 5-6 चैप्टर्स जो आपके लिमिट्स और डेरिवेटिव से कोरिलेट करते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको उन्हें अंडरस्टैंड करने में। तो आने वाले, मतलब इंपॉर्टेंट बात समझो, जो टेक अवे है वो ये है, आने वाले टाइम में आप अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हो जिनका क्लास 12 में बहुत यूटिलाइजेशन है। तो आने वाले टाइम में अब उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है हमें, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। बट फिर भी अगर आपके पास अगर आपको कोई और मिस्टेक लगती है और आप मुझ तक रीच आउट करना चाहते हैं, तो मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।
आप वहां से मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी और प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको रेक्टिफाई करने की। बट एक बात याद रखना कि मेरे बच्चे मिस्टेक्स सब करते हैं, और मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। हम अपनी गलतियों से सीख कर ही बहुत ज्यादा अपने अंदर इंप्रोवाइजेशन करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम उन गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर दें। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो जरूर मुझ तक रीच आउट करिए, अपने मेंटर्स तक रीच आउट करिए, क्योंकि हम सब आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।